नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता मेगा स्टार चिरंजीवी सर की, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री के पहले अभिनेता रहे जिन्होंने यहां से निकलकर तमिल, कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों में काम किया। ये कह सकते हैं कि रजनीकांत और कमल हसन के बाद यही वो अभिनेता रहे जिन्हें पैन इंडिया पर पहचान मिली। एक समय पर रजनीकांत और कमल हसन, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ की फिल्मों में काम करने लगे और उनका अपना अलग ही सिक्का तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर भी चलने लगा। ऐसे में ये कोई आसान बात नहीं थी कि कोई आउटसाइडर रजनी कमल के बीच आकर अपना वर्चस्व कायम कर ले, और कुछ समय के बाद तो इनके आगे इन दोनों की फिल्में भी नहीं चलती। एनटीआर साहब के बाद यही वो अभिनेता रहे जिन्होंने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड लेवल का स्टारडम देखा। इनके एक्शन और ब्रेक डांस का क्रेज अलग ही लेवल पर था। एक टाइम पर तो इनके म्यूजिक वीडियोस यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस में से एक थे। उस दौरान इनकी फिल्मों ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर अलग अलग तरह के कई रिकॉर्ड्स बनाए। इन्होंने लगातार 20 फिल्में दी जो 100 दिनों से भी ज्यादा थिएटर्स में चलती रहीं। एक टाइम पर तो आंध्र प्रदेश के थिएटर्स में सिर्फ चिरंजीवी की फिल्में लगी हुई दिखाई पड़ती। खुद के बालाचंद्र साहब, जिन्होंने रजनीकांत और कमल हसन को ब्रेक दिया, उन्होंने कहा कि चिरंजीवी के अंदर रजनीकांत और कमल हसन दोनों मौजूद हैं। ये रजनीकांत की तरह मसाला एक्शन भी कर सकते हैं और कमल हसन की तरह एक्टिंग भी कर लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में जहां चिरंजीवी साहब ने एक्टिंग की बारीकियां सीखी, वहां इनके सीनियर रजनीकांत साहब थे। रजनीकांत सर साल 1973 की बैच में थे, वहीं चिरंजीवी साल 1976 की बैच के स्टूडेंट थे। खैर, 80 के दशक में चिरंजीवी सर की हर साल 14 से 15 फिल्में रिलीज होती जिसमें ये हीरो के तौर पर काम करते। ये एक ऐसा दौर था जब चिरंजीवी का फिल्म में होना सक्सेस की गारंटी माना जाता था। एक टाइम पर तो इन्हें मनी मशीन भी कहा जाने लगा। दोस्तों, जब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स की खरीदी हुई कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती, उनको घाटा हो जाता या बॉक्स ऑफिस पर कोई अच्छी फिल्म रिलीज नहीं होती, तो उन्हें पूरी छूट होती कि वे चिरंजीवी की पुरानी हिट फिल्मों को अपने थिएटर्स में फ्री में चला सकते। उस समय चिरंजीवी की पुरानी फिल्मों को देखने के लिए भी ऑडियंस थिएटर्स में आती, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स का घाटा कवर होता। साल 1992 की फिल्म गरन मोगलू तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म बनी जिसने 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी। इस मूवी ने चिरंजीवी को अपने समय का हाईएस्ट पेड एक्टर बना दिया। ये साल 1992 में 1 करोड़ 25 लाख की फीस चार्ज करते थे, जो कि उस समय सबसे हाईएस्ट थी। उस समय पेपर्स में तो इन्हें बिगर देन बच्चन की संज्ञा दी जाने लगी। इसी साल से लेकर सन 2000 तक की हाईएस्ट टैक्स पेयर बने, जिसके चलते इन्हें सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तेलुगु सिनेमा के पहले अभिनेता बने जिन्होंने फिल्मों में सिंगल, डबल और यहाँ तक की ट्रिपल रोल निभाए, और ये रिकॉर्ड 100 दिनों तक सिर्फ चिरंजीवी के नाम पर ही रहा। इनकी फिल्म स्वयं खुशी और पासीवदी प्रणाम को रसियन लैंग्वेज में भी डब किया गया और वहाँ भी ये फिल्में सुपर हिट रही। इन्हीं की मूवी कोदम सिंहम तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म बनी जिसे इंग्लिश में करके रिलीज किया गया। इन्होंने अब तक 150 से अधिक फिल्मों में बतौर लीड हीरो काम किया। इनके तेलुगु सिनेमा में दिए गए योगदान के चलते सन 2006 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें 7 बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और 4 नंदी अवार्ड मिला। इनके अनक्रेडिबल योगदान के चलते आंध्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हें हॉनरी डॉक्टरेट की भी उपाधि दी गई। ये साउथ इंडस्ट्रीज के पहले अभिनेता रहे जिनको ऑस्कर सेरेमनी का इन्विटेशन मिला। ये पहले अभिनेता रहे जिन्होंने अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट लॉन्च करी। एज वी नो, एनटीआर सर के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टारडम चिरंजीवी साहब को ही देखने को मिला, क्योंकि एनटीआर साहब का पॉलिटिकल करियर काफी शानदार रहा था। उन्हें तो आंध्रा की जनता ने सीएम तक बना दिया। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए चिरंजीवी साहब ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मन बनाया। इन्होंने 2008 में प्रजा राज्यम नाम की पार्टी बनाई जिसका मेन उद्देश्य था जनता की सेवा करना। लेकिन 2009 के जनरल इलेक्शन में 280 प्लस सीटों में इनकी पार्टी सिर्फ 18 सीटें ही जीत पाई। चिरंजीवी खुद 2 सीटों से लड़े, जहाँ ये तिरुपति से तो जीत गए लेकिन पलाकोल्लू से हार गए। एनटीआर साहब की तरह इनका जादू नहीं चल पाया। आगे चलकर सन 2011 में इनकी पार्टी कांग्रेस में मर्ज हो गई। लगभग 1 साल के बाद ये राज्यसभा के मेंबर बन गए और ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इंडिपेंडेंट चार्ज इन्हीं के हाथों में रहा। इसी दौरान सन 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया और एक नया राज्य बना तेलंगाना। क्योंकि एनटीआर साहब ने अपने शासनकाल में कभी आंध्रा का बंटवारा होने नहीं दिया और वे कभी नहीं चाहते थे कि आंध्रा और तेलंगाना अलग हों। पार्टीशन के वक्त काफी विवाद हुआ और प्रोटेस्ट हुए। इस पार्टीशन में पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेवार थी। लोगों की मांग उठने लगी कि चिरंजीवी सर अपना इस्तीफा दें। इन्होंने अपना इस्तीफा दिया भी, लेकिन मनमोहन सिंह ने इनका इस्तीफा खारिज कर दिया। इनके भाई पवन कल्याण, जो खुद प्रजा राज्यम पार्टी के यूथ विंग लीडर थे, उन्होंने अपनी जन सेवा पार्टी बना दी और वे इस पार्टीशन के खिलाफ जाकर प्रोटेस्ट करने लगे। पवन कल्याण ने तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी का सपोर्ट किया और कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए।
चूंकि चिरंजीवी उस समय कांग्रेस की कैबिनेट के मिनिस्टर थे, इसलिए लोगों की काफी उम्मीदें थीं कि ये कुछ बोलेंगे, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिला और पब्लिक एकदम से चिरंजीवी साहब के खिलाफ हो गई और इन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इसी के बाद इन्होंने सन 2014 में पॉलिटिक्स से पूरी तरह से दूरी बना ली, साथ ही साथ रजनीकांत और कमल हसन को भी पॉलिटिक्स न ज्वाइन करने की सलाह दी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी लाइफ की जर्नी की। दोस्तों, इनका असली नाम है कोनिडेला शिवशंकरा वारू प्रसाद। चूंकि ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए स्क्रीन पर डेब्यू करते वक्त इन्होंने अपना नाम चिरंजीवी रख लिया और फैंस इन्हें प्यार से चीरू भी कहते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त साल 1955 को मोगलथुर आंध्र प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम है कोनिडेला वेंकट राव, वहीं इनकी मां का नाम है अंजना देवी। पिता इनके कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुके थे, लेकिन इनको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली। आगे चलकर इनके पिता कांस्टेबल बन गए। वहीं इनकी मां एक हाउसवाइफ थी। ये कुल 5 भाई बहन हैं, जिसमें चिरंजीवी साहब सबसे बड़े हैं। नागेंद्र बाबू और पवन कल्याण इनके छोटे भाई हैं। वहीं विजया दुर्गा और माधवी राव इनकी बहनें हैं। पिता कांस्टेबल थे, इसलिए अक्सर ही इनका तबादला हुआ करता था। इसी वजह से इनकी स्कूलिंग निदादवला, पुन्नूरू, मंगलागिरी और मोगलथुर जैसे शहरों से पूरी हुई। आगे चलकर इन्होंने CRS शर्मा ओंगोले से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। दोस्तों, यहाँ ये NCC कैडेट थे और इन्होंने 26 जनवरी की परेड में भी हिस्सा लिया। आगे चलकर इन्होंने श्री वाईएन कॉलेज नरसापुर ज्वाइन किया, जहां इन्होंने कॉमर्स फील्ड लेकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई खत्म होते ही इनके पिता चाहते थे कि ये कोई अच्छी सी जॉब करें और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करें, लेकिन चिरंजीवी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वे बचपन से ही फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट थे और वे फिल्म लाइन में ही जाना चाहते थे। जब पिता को ये बात पता चली तो वे काफी ज्यादा नाराज हुए। वे खुद फिल्म इंडस्ट्री के जोखिमों को झेल चुके थे। वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि चिरंजीवी फिल्मों में जाएं। खैर, चिरंजीवी पढ़ाई का बहाना बताकर मद्रास चले गए। यहाँ जाकर इन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। इनके डांस और जबरदस्त संवाद के चलते इनको एडमिशन मिल गया। यहाँ रजनीकांत से इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ ही समय के बाद इनको पूनादिरल्लू फिल्म में साइन किया गया। ये फिल्म के सेकंड लीड हीरो थे। हालांकि ये फिल्म समय पर रिलीज नहीं हो सकी और इस बीच इनकी दूसरी मूवी प्रणाम करीदू रिलीज हो गई। ये इनकी डेब्यू फिल्म रही, जहां इन्होंने कैरेक्टर रोल प्ले किया। फिल्म से इन्हें कुछ खास फायदा हुआ नहीं। दोस्तों, साल 1978 की मूवी मनमूरी पंडावलू फिल्म से इनको शुरुआती पहचान मिली। इसके बाद इन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ये शुरुआती 50 फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स में काम करते रहे। इस बीच इनके पिता को भी पता चल गया कि ये फिल्मों में काम कर रहे हैं और वे खासा नाराज भी हुए। इसके बाद इन्होंने अपने पिता को समझाया कि सिर्फ 1 साल का समय दीजिए। अगर 1 साल के भीतर ये कुछ नहीं कर सके तो ये कोई भी नौकरी कर लेंगे, जहां इनके पिता मान गए। इसके बाद ये आई लव यू और के बालाचंद्र की मूवी अवरगल के तेलुगु रीमेक इदी कथा काड़ू में भी नजर आए। फिल्म के हीरो कमल हसन थे और रजनीकांत वाला रोल चिरंजीवी ने प्ले किया, जो कि एक निगेटिव रोल था। ये फिल्म सुपरहिट रही और इनके काम को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इसी दौरान अल्लू अर्जुन के ग्रैंडफादर अल्लू रामालिंगया ने चिरंजीवी को भाप लिया। चिरंजीवी अच्छा डांस करते और हमेशा एनर्जेटिक रहते। ये बहुत पहले ही समझ गए थे कि ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है। वे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने चिरंजीवी से अपनी बेटी सुरेखा की शादी का प्रस्ताव रख दिया। पहले तो चिरंजीवी साहब ने कहा कि अभी तो उनका कैरियर शुरू हुआ है, इतनी जल्दी शादी कैसे कर लें। लेकिन बाद में चिरंजीवी सर ने बोल दिया कि उनकी माँ से बात कर लीजिए, अगर माँ बोल देंगी तो वो शादी कर लेंगे। माँ मान गई और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। इस दौरान चिरंजीवी इतना बिजी थे कि वे शादी के लिए डेट्स नहीं निकाल पा रहे थे और उनकी शादी खिसकती जा रही थी। तभी परिवार वालों ने समझाया कि शादी को बार बार टालना अच्छी बात नहीं होती। फिर इन्होंने साल 1980 में फाइनली सुरेखा जी से शादी कर ली। इसके बाद इन्हें बतौर लीड हीरो भी फिल्में मिलने लगी। ये मोसागाड़ू, रानुवा वीरन, इतलो रमैया, वितलो कृष्णा जैसी फिल्मों में बतौर लीड हीरो नजर आए। आगे चलकर ये साल 1982 की मूवी सुबह लेखा फिल्म में नजर आए। ये फिल्म दहेज प्रथा पर बेस्ड थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। साथ ही साथ इस फिल्म के लिए चिरंजीवी साहब को पहली बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद ये साल 1983 तक 21 और फिल्मों में नजर आए, जिसमें बिल्ला रंगा, गुड़ाचारी नंबर 1 और मंचू पल्लक्की जैसी फिल्में शामिल हैं। फिर आई साल 1983 में मेगा स्टार चिरंजीवी साहब की मूवी कैदी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ब्लॉकबस्टर रही और रातों रात चिरंजीवी साहब एक बड़ा नाम बन गए। गौर करने वाली बात थी कि उस समय कमल हसन और रजनीकांत का सिक्का पूरी तरह से चल रहा था। ऐसे में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाना ही बड़ी बात थी। फिल्म ने चिरंजीवी साहब को स्टारडम दिया, साथ ही साथ कैदी शब्द ही ब्रांड बन गया। इसी वजह से चिरंजीवी साहब की 100वीं फिल्म को कैदी नंबर 786 और 150वीं फिल्म को कैदी नंबर 150 नाम दिया गया है।
खैर, कैदी फिल्म की सफलता के बाद ये बैक टू बैक एक्शन फिल्मों में काम करते रहे और ये सारी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपरहिट रहीं। इन फिल्मों में संघर्षणा, गुंडा, चैलेंज, हीरो और राउडी अल्लूड़ू जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 1985 में विजेता फिल्म के लिए इनको दूसरी बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। साल 1987 की मूवी स्वयं खुशी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का पहला नंदी अवार्ड मिला। साथ ही साथ इन्हें तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद भी ये पसीवादी प्रणाम, यमुडीका मोगड़ू, मांची डोंगा और रुद्रवीणा जैसी हिट पर हिट फिल्में देते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर ये जग देका वीरुदु, अतिलोका सुंदरी और कोंडवेट्टी दोंगा जैसी फिल्मों के जरिए एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। साल 1991 में इनकी मूवी गैंग लीडर रिलीज हुई और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। साथ ही साथ इसी फिल्म के साथ इन्हें तेलुगु इंडस्ट्री का बॉस भी कहा जाने लगा। इस बीच इन्होंने साल 1990 में प्रतिबंध फिल्म के जरिए बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया। ये फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों भाषा में हिट रही। इसके बाद ये अपनी ही सुपर हिट फिल्म गैंग लीडर के हिंदी रीमेक आज का गुंडा राज में नजर आए और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। साल 1994 में इनकी तीसरी हिंदी फिल्म द जेंटलमैन रिलीज हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही और इसके बाद चिरंजीवी साहब ने हिंदी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर इनका सिक्का चमक रहा था और इनको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। साल 1992 में आफ्ताब बंधावुधु फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और दूसरा नंदी अवार्ड मिला। हालांकि 90s के बीच में इनका कैरियर थोड़ा सा डगमगा गया। इनकी फिल्में मैकेनिक अल्लूड़ू, बिग बॉस और रिक्शा वधू बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने अपनी फिल्मी पारी को फिर से संभाल लिया और इसी साल इनको मोथा मिस्त्री के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने बाउंस बैक किया, जिसमें हिटलर, मास्टर और स्नेहम कस्नम जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करी। जहां स्नेहम कस्नम के लिए इनको फिर से फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद मार्केट में तब सनसनी फैल गई जब चिरंजीवी साहब को हॉलीवुड प्रोजेक्ट द रिटर्न ऑफ द थीफ ऑफ बगदाद में साइन किया गया। हालांकि ये फिल्म किसी रीजन से पूरी नहीं हो सकी। सन 2000 में इन्होंने अनन्या फिल्म से नए दशक की शुरुआत करी और इस फिल्म ने भी ताबड़तोड़ कमाई करी। ये फिल्म 60 थिएटर्स में 100 दिनों तक चलती रही और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। एक लंबे गैप के बाद सन 2002 में इनकी मूवी इंद्रा द टाइगर रिलीज हुई और इस फिल्म ने उस समय के टॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। आगे चलकर ये टैगोर, शंकर दादा एमबीबीएस, स्टैलिन और जय चिरंजीवी जैसी फिल्मों में नजर आए और इन फिल्मों ने भी ताबड़तोड़ कमाई करी। 2007 में इनकी मूवी शंकर दादा जिंदाबाद रिलीज हुई। इसके बाद इन्होंने 10 सालों तक फिल्मों में बतौर लीड हीरो काम नहीं किया। अब इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर पर ध्यान देना शुरू किया और इन्होंने अपनी विरासत को अपने बेटे रामचरण को सौंप दिया। इधर इन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया, उधर इनके बेटे रामचरण ने चिरुट्ठा मूवी से तेलुगु इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। हालांकि बीच बीच में ये फिल्मों में कैमियो करते हुए भी नजर आते रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने 2017 में 10 सालों के बाद कैदी नंबर 150 से एज अ लीड अपनी वापसी करी। इसके अलावा 2019 की मूवी सायरा नरसिम्हा रेड्डी मूवी में भी ये काम कर चुके हैं। फिलहाल ये 2021 में आचार्य मूवी में नजर आएंगे, जिसमें इनके बेटे रामचरण भी होंगे। दोस्तों, इनके कुल 3 बच्चे हैं, जिसमें सुषमा और सृजा इनकी 2 बेटियां हैं। वहीं रामचरण इनके सुपुत्र हैं, जिनकी गिनती तेलुगु के सुपरस्टार में होती है। इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के तेलुगु वर्जन को भी होस्ट किया है। ये केरला ब्लास्टर फुटबॉल क्लब के को ओनर भी हैं। दोस्तों, ये रहा मेगा स्टार चिरंजीवी साहब पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।